हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। सुबह का वक्त है। मैं विदु मिश्रा और आज हम लोग एक ऐसे शख्स से बात करने वाले हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिसको बच्चे किंग ऑफ बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। और उनका इंट्रो मैं किसी लायक नहीं हूं कि मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूं। उनकी ज़ुबान से हम लोग खुद सुनेंगे उनका इंट्रो, उनका जीवनी, उनका बायोग्राफी, कैसे वो आज इतने सक्सेस हुए हैं और आपके लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए, जो गार्जियन है उनके लिए क्या मैसेज है इस कोरोना के टाइम, इस महामारी के टाइम। तो प्रणाम सर, आपका इस वीडियो में स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम और इंट्रो बता दीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। मैं आरएस यादव, बायोलॉजी टीचर, कानपुर की कुछ प्रसिद्ध कोचिंगों में भी 11 साल के आसपास पढ़ाया। जी सर। बहुत पहले कोचिंग हुआ करती सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज। जी जी सर। उसके पहले आकाश वगैरह शुरू हो रही थी, तब उसमें हम लोग थे। जी जी। वहाँ भी 5-6 साल पढ़ाया। सर, आपका ये जो मिडिल आपका जो समय था, उसके पहले थोड़ा सा और हम जानना चाहते हैं, जो यहाँ से आपकी शिक्षा दीक्षा स्टार्ट हुई, थोड़ी सी अपनी जीवनी बच्चों के बारे में बता। संघर्ष क्या होता है वो थोड़ा सा फील कराना जरूरी है आजकल के बच्चों को, समाज को, गार्जियन को, पेरेंट्स को। मेरी हाई स्कूल इंटर की मैंने जो था शिक्षा लखनऊ के जुबली कॉलेज से हुई। उसके बाद फिर 90 से लेकर 95 के बीच में वाराणसी के उदय प्रताप महाविद्यालय से मैं पीजी किया। जी जी सर। 93 में मैं बीएससी किया, 95 में मैं एमएससी किया। जी जी सर। जूलॉजी मेरा डिपार्टमेंट था सब्जेक्ट। जूलॉजी से कुछ अपने संघर्ष की कुछ 2-3 कहानियाँ यदि आपको याद हो तो आप, जो मैं हमारे व्यूवर से काफ़ी सुनना चाहते हैं, काफ़ी उनको अच्छा लगता है आपके बारे में सुन के, समझ के। मैं आपका तो मैं क्लास में देखा हूँ एकदम नज़दीक से कि जगह नहीं बचती है, कोई एक्स्ट्रा लड़का कोई कुछ बैठ पाए। बच्चों को जहाँ जगह मिलता है वो बैठ जाते हैं, बस आपका नॉलेज पाने के लिए। तो जो भी 2-3 कहानियाँ जो आपके संघर्ष की है वो मेरे व्यूअर्स तक आप पहुँचा दीजिए। शुरू में तो मेरा विचार था सिविल सर्विस में जाने का। जी जी सर। बट कुछ परिस्थितियों के कारण मैं नहीं कर पाया। मैंने करीब 94, 95, 96 के आसपास जी जी पीसीएस प्री, आईएएस प्री क्वालिफाइड भी किया। उस समय मेंस भी हुआ करते थे। जी जी सर। और जीएस का अलग पेपर था, मेंस का अलग पेपर था। मैं ऑप्शन में जूलॉजी बॉटनी लिया करता था। अच्छा। फिर उसके बाद मैं ये सब छोड़ा। फिर कुछ परिस्थितियों के कारण मैं अपने गुरुजनों से, उदय प्रताप महाविद्यालय के डॉक्टर HP सिंह, डॉक्टर SN सिंह जो कुछ दिन पहले भी प्रिंसिपल रहे, उन लोगों ने मेरे को पढ़ाया, शिक्षा दिया। बट उन लोगों से मेरे परिणाम मिली और उन लोगों के साथ मैं कोचिंग फील्ड में थोड़ा सा आया। और उन्हीं लोगों के मार्गदर्शन पे चलने लगा और अपना पढ़ाई लिखाई किया। और उसके बाद मैं अपने छोड़ करके इसी को अपना मैं कैरियर बना लिया। जी जी बिल्कुल। और लगभग इस कोचिंग से रिलेटेड, मेडिकल कोचिंग से रिलेटेड लगभग हर कोचिंगों में मैं पढ़ा चुका। जी जी, लगभग पूरा बनारस सर को जानता है। और सब कोचिंग ही नहीं, बच्चे गोरखपुर, लखनऊ, बलिया, मऊ, गाजीपुर, इलाहाबाद, कानपुर तक सारे बच्चे इनके नाम से जानते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे बताया भी कि बच्चे इनको किंग ऑफ बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। और जब भी आपको विजिट करना हो सर, अपना एड्रेस बता दीजिए, जहाँ कहाँ पर कोचिंग है उसका एड्रेस। दुर्गाकुंड में RS एकेडमी नाम से चलती है, दयाल टावर में। जी जी, दुर्गाकुंड में है। RS एकेडमी नाम से कोचिंग है सर का, और ये चलता है दुर्गाकुंड दयाल टावर। जस्ट दुर्गाकुंड के सामने एक दयाल टावर का RS एकेडमी के नाम से, वो ठीक जो ओरिएंटल बैंक है उसके जस्ट ऊपर। सर, और कुछ जो हमारे जो आपके बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो कहीं सेटल हो गए हैं, उनके बारे में 2 लाइन। मेरे लगभग बहुत बच्चे बनारस में ही डिस्पेंसरी खोले हैं। जी जी। जैसे आप 80 के आसपास जाएंगे तो वहाँ पर हिमालय के बगल में डॉक्टर श्रीनिवास डरमा के हैं, प्रदीप चौरसिया उसमें हैं, साइकेट्रिक हैं। न्यूरो सर्जरी में पीयू श्रीवास्तव, एम्स में भी बहुत बच्चे हमारे हैं। मैंने मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड कोई मेडिकल कॉलेज नहीं हो जहाँ हमारे लम्बलों के पढ़ाए बच्चे 10, 20, 50, 100 न हों। लगभग मेरे ख्याल से 2000 के प्लस ही मेरे MBBS के बच्चे होंगे। जी, इतने साल से आप इस फील्ड में हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे बच्चे होंगे और आपके संपर्क में होंगे। सर, जो बच्चे अभी इस फील्ड में आने वाले हैं, डॉक्टर बनने वाले हैं, मेडिकल फील्ड में आने वाले, नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए क्या आपका संदेश है? उन बच्चों को बस NCERT पढ़ें। NCERT? जी, NCERT बुक को फॉलो करें। जी। और पहले क्वेश्चन होते थे
टू द पॉइंट होते थे, बट अब क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट रिलेटेड। कॉन्सेप्ट रिलेटेड। जी, जी। तो पहले छोटी छोटी किताबों मैंने लंबे लंबे क्वेश्चन थे, बट अब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, टेक्निकल टाइप है, तो कॉन्सेप्चुअल है, यानी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करना जरूरी है। जी जी, कॉन्सेप्ट शुड बी मस्ट, मस्ट बहुत ज़रूरी है। और जो एनसीईआरटी की बुक है, क्या किस क्लास से, 6 क्लास से ऊपर या फिर कैसा बुक? एनसीईआरटी तो शुरू से ही पढ़ें, 6 से ही उठाएं, 12 तक पढ़ते रहें कायदे का, लेकिन नीट के लिए अगर तैयारी करना है तो उसको 11 12 भी मेन है। अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन और है आपसे कि मेडिकल में जाने के लिए बहुत सारे बच्चे होते हैं कंफ्यूज कि हम मेडिकल पढ़ना है तो पता है, डॉक्टर बनना है ये तो पता है, बट कौन सा कोर्स करना है, कौन सा कंपटीशन देना है, ये सब पता नहीं होता है अधिकतर बच्चों को। तो वो टीचर से पूछते हैं, मिलते हैं, फिर भी उनका कन्फ्यूजन बना होता है। इसके लिए बस 2 लाइन हमारे जो बच्चे हैं जो बनने वाले हैं। अब तो नीट हो गया है। जी जी। तो नीट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अभी होता है जी। 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के होते हैं और 45 फिजिक्स केमिस्ट्री के होते हैं। कुल मिलकर के 180 क्वेश्चन होते हैं जी। अब वो डिपेंड करता है मेरिट किस पे जा रही है, कितने मार्क्स पे, कट ऑफ क्या आ रहा है, उसके आधार पर डिसाइड होता है। पिछले साल ये लगभग कट ऑफ जो है 605 या 7 के आसपास गया था। अच्छा अच्छा, कट ऑफ हाई चला जा रहा है। जी जी, लेकिन उसमें भी सिलेक्शन के लिए बायोलॉजी बहुत बड़ी भूमिका है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 50% तो वही है। जी जी, 90 क्वेश्चन है, अगर 90 क्वेश्चन में लड़का 350 340 कर लेता है तो उसको थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री में सहूलियत मिलेगी। अगर ये कमज़ोर है, क्योंकि फ्री का नंबर होता है, बिल्कुल टू दी पॉइंट होता है, सिस्टमेटिक अगर लड़का एनसीईआरटी पढ़ता है कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो उसको फिर दिक्कत नहीं होती है। और इसमें बहुत क्राइटेरिया है, भी एमबीबीएस के अलावा बीडीएस है, बीएमएस है, बीएचएमएस है, होम्योपैथ है, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे सेक्टर है जिसमें इंटरेस्ट है, आप उसमें जा सकते हैं। सर, इस सफलता तो कहानी ठीक है, बट थोड़ा सा बचपन आपका कैसा रहा है इस जीवन में, थोड़ा सा बस इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, बचपन कैसा रहा है आपका? आप तो मेरा बहुत, जब बोर्ड के सामने खड़े होते हैं तो कितने घंटे आप पढ़ा लेंगे, कोई ठीक नहीं है, कोई समय सीमा उसका होता नहीं है, और बिना बुक और बिना कॉपी का कुछ नहीं। तो आपका बचपन कैसा रहा है, थोड़ा सा उस पर 2 शब्द आप। बचपन में तो मैंने बहुत स्ट्रगलिंग किया। जी जी। मैं सचदेवा यूपीटी कॉलेज में पढ़ाता था, तो साइकिल से गिलट बाजार से सुंदरपुर बीज इनक्लेव भी जाता था। बिल्कुल। सुंदरपुर के बाद फिर मैं यहाँ आता था, लहुरावीर भी साइकिलिंग करता था उस समय। कुछ टीचर कहे सर साइकिल रखिए, आप क्यों ऐसे करते हैं? मेरी वैसी बात नहीं है, परिस्थिति ठीक हो गई थी, फिर भी मेरी आदत हो गई थी, हैबिचुअल हो गया था, साइकिल चलता था। बाइक से मैं धीरे धीरे चलता था, कुछ लोग बाइक से चल रहे हैं, मैं बाइक से आप चलता हूँ, जैसे बहुत लोग साइकिल से ही पहुँच जाते थे। तो मेरा कोई वो नहीं है। हाँ, जो उसको जो कहना है वो तो भाई कहता है, मैं ऐसे ही रह गया। मैं बड़े बड़े डायरेक्टरों को भी देखा, बहुत बड़े ऊंचे लोगों को देखा, बहुत अमीरों को देखा, गरीबों को देखा, बट मैं स्वभाव मेरा ही ऐसा ही है, मैं ऐसे ही रहता। और यही इसी संघर्ष का देन है कि सर आज के डेट में इनको, मैंने बोला आपसे, किसी पर्चे के मोहताज नहीं है, बच्चों के मोहताज नहीं है। सर, जितने सारी कोचिंगें चल रही हैं उनके बारे में बस एक लाइन बोल दीजिए कि उनको कैसे अपने बच्चों को शिक्षा दे कि वो आगे चल के एक एजुकेटेड पर्सन या कुछ जॉब लायक वो बन पाए। क्योंकि बहुत लोग समाज में बोलते हैं, गार्जियन पेरेंट्स, कि एक बिजनेस हो गया है, एक धंधा हो गया है, तो इसके लिए क्या 2 शब्द आप कुछ बोल सकते हैं? बिजनेस तो खैर है ही है, बिजनेस को एक तरीका भी अलग है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, पहले भी लोग करते थे, उस समय भी गुरु को अपना कुछ न कुछ दक्षिणा, कुछ न कुछ देते थे। बिल्कुल बिल्कुल। बट अब ये एक तरह से जो मीडिएटर बन गए, ये दिक्कतें आ गई, दलाल वाली जो बातें आ गई, बीच में ठेकेदारी हो गई, माफियागिरी वाली चीज़ें हो गई। अब वो सब थोड़ा सा एजुकेशन में आने से थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। तो बच्चों का डायरेक्ट टीचर के साथ जो संबंध होता है, रिलेशन, वो थोड़ा घटने लगा, ब्रेक होने लगा। बच्चे भी उसको प्रोफेशनल तरीके से टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशन बन, यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप को हम मान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बात। सर, आप आज के डेट में लॉकडाउन के, आज तो इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है, इसके पहले कितना बैच आप लेते हैं एक दिन में? लगभग हम 5-6 बैच तो पढ़ाते ही थे। 5-6 बैच जी। तो आपको चाय पानी नाश्ता का टाइम कब मिलता है, कैसे मिलता है? बीच बीच में एक क्लास के बाद आ जाते थे, ना चाय वो पी लेते थे, बाकी तो हम शुरू से ही। इस वीडियो को लोग, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, और आपके एक बैच में लगभग कितने बच्चे आते हैं? कितने बच्चे लगभग कानपुर में कितने बच्चे आते हैं लगभग? पहले जमाना दूसरा था, कानपुर में तो भाई तभी कितने बच्चे? तभी 1500-1200 लड़के कानपुर में पढ़ा करते थे। न्यू लाइट एक हुआ करती थी। बिल्कुल, आप सोच सकते हैं एक बॉडी से 1500-1600 बच्चे,
पहले पढ़ते थे, बट अब तो 2013 के बाद ज़माना ही बदल गया। 15 के बाद नीट हो गया, तब तो भाई सेक्टर में बांट करके पढ़ाने लगे। तो उसके बाद 15 तक तो मैं 16 तक कानपुर में पढ़ाया। उसके बाद फिर मैं बनारस ही रहने लगा। अब बनारस ही रहता हूँ, कहीं नहीं जाता होता हूँ। और बनारस में एक बैच में कितने बच्चे लगभग? लगभग 70 के आसपास बैच बच्चे पढ़ाता हूँ। अब ज़्यादा नहीं, कम बच्चे पढ़ाते। बिल्कुल बिल्कुल। कभी सो गाइस, कभी आपको भी टाइम मिले, समय मिले तो आप सर के कोचिंग पे विजिट करिए, सर से मिलिए। काफ़ी इनका सरल स्वभाव है, कहने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप ज़रूर विजिट करिए। बच्चे आपका ना पढ़ते हो फिर भी आप विजिट करिए सर से। कोई भी सलाह हो, कोई मशवरा हो, कोई भी आइडियाज़ हो, आप खुल के जाके आप ले सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं है, कोई गार्ड नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप जाइए, इजीली आप सर से मिल सकते हैं। सर, एक जो इस टाइम चल रहा है कोरोना, इस टाइम जो डॉक्टर जो पोस्ट है काफ़ी वैल्यूएबल है, काफ़ी महान माना गया है। तो जो इस टाइम जो डॉक्टर लोग हैं जो अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं, बियर कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई एक दो शब्द? भाई इसके लिए तो उन लोगों को धन्यवाद है भाई, किस परिस्थितियों में वो निकल रहे हैं। पुलिस हो गए, पुलिस विभाग हो गया, डॉक्टर लोग हो गए, स्वास्थ्यकर्मी हो गए। तो उनके लिए तो भाई मैं धन्यवाद दूंगा कि किस लोग घर से नहीं निकलना चाह रहे थे, उस विकट परिस्थितियों में लोग निकल करके समाज सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए तो मैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और आपको भी बहुत धन्यवाद कि आपने सर के थ्रू कितने लोग डॉक्टर बने हैं, और जो आज समाज सेवा के रूप में, किसी को ठीक करने के रूप में, भगवान के रूप में वो लोग काम कर रहे हैं और सेवा दे रहे हैं। सर, लास्ट में बस 2 लाइन, जो इस टाइम कोरोना का महामारी चल रहा है, इस कोरोना के ऊपर आपको क्या कहना है? कोरोना तो भाई पैंडेमिक है, अब इसके लिए क्या कहा जाए। जी। अब इसमें यही है, प्रिकॉशन लेना ही जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। प्रिकॉशन बहुत जरूरी है जी। सैनिटाइज करिए, बिल्कुल, मास्क वगैरह का यूज करिए। जी। हाँ, यही सब है। चले गाइस, जी हाँ सर। अब भाई आज हम लोग मास्क इसलिए बना रहे हैं, वीडियो बनाना है। बिल्कुल, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि भाई दूसरे को गाइड दे रहे हैं, मास्क क्यों नहीं लगाए। सही बात है सर। सर, ये जो पेंडेमिक है, जो कोरोना, कब तक ये पीक होने का चांसेस है कुछ? ये तो म्यूटेंट है, इसका तो कोई वो नहीं है। कब आज कल भी खत्म हो जाएगा, परसों भी हो जाएगा। तो इस तरह से इसका कोई वो नहीं है। लंबा भी समय जा सकता है, बदलता रहता है, क्योंकि वायरस है और वायरस के अंदर म्यूटेशन पावर बहुत जल्दी होता है, इसलिए जनरेशन टू जनरेशन होता है। बट इसमें यही है सबसे अच्छा कि हम लोग कम्युनिकेशन माने कम करें, मिले जुले कम, थोड़ा दूरी बना के रखें, डिस्टेंस। हाँ, काम बहुत ज़रूरी है, तब घर से निकलें, नहीं तो फिर ये फैलेगा ज़्यादा। भाई हम सुरक्षित हैं, अगले को भी सुरक्षित करें। बिल्कुल। इसके लिए दूरी, मास्क है जरूरी, जो बताया ही जा रहा है। सो गाइस, तो आज आप लोग बातचीत कर रहे थे RS यादव सर से, जो बायोलॉजी के टीचर हैं, और हमारे साथ है प्रेम शंकर पाल सर। आपका कोई क्वेश्चन सर से तो आप पूछ सकते हैं, डेफिनेटली श्योर। कुछ नहीं पूछना आपको? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।